गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोडिंग शर्मा की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम देंगे और साथ साथ एसएससी सीएचएसएल का भी फ्यूचर में देंगे। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोडिंग शर्मा के यूट्यूब चैनल को बारे में बता दें। कोडिंग शर्मा जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इस तरह से ये चैनल आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल खुल के आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये चैनल है और इसमें अभी 239 सब्सक्राइबर है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियो को डीपली कंसेप्ट यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, बहुत ही फायदेमंद होगा। आप यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ। जब प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे इतना सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जैसे आज का वीडियो जो है कंप्यूटर अवेयरनेस इन हिंदी 2020 को पढ़ाने वाला है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये प्लेलिस्ट खुल के आएगा, जिसमें अभी तक 17 वीडियो अपलोडेड है जो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के फॉर्म में है। आप ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं सेट बाय सेट भी लेके आया हूँ। तो आज का ये सेट नंबर 10 है। मैंने पिछले वीडियो में सेट 9 डाला था और साथ साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट एमएस एक्सेल के ऊपर एक वीडियो लेके आया था। उसके ऊपर एक और वीडियो अभी आएगा अगले दिन। तो चलिए आज का डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिजल्ट ऑफ इतना डिवाइडेड बाई ये। मतलब अगर 1 1 0 0 बेस टू का मतलब ये बाइनरी वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है? ये बाइनरी वैल्यू है। इस बाइनरी वैल्यू को जब हम डिवाइड लगाते हैं 0 1 1 मतलब बाइनरी वैल्यू से डिवाइड लगाते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? और वो रिजल्ट आपके इस ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड लगाएंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बाइनरी नंबर होता है जिस नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, उसी तरह और भी नंबर बता दें, जैसे ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8 होता है। बाइनरी नंबर का बेस 2 का मतलब हो गया 0 और 1 दो डेटा मिलेगा। और ऑक्टल नंबर का बेस 8 है का मतलब होगा 0 से लेके 7 तक चलेगा। उसी तरह आता है, इससे बड़ा नंबर होता है डेसिमल नंबर, जिसका बेस होता है 10 होता है और ये 0 से लेके 9 तक चलता है इसका फॉर्म। उसी तरह हेक्सा डेसिमल नंबर होता है। हेक्सा डेसिमल नंबर जिसका बेस होता है 16 होता है और ये 0 से लेके 9 तक कैपिटल ए बी सी डी ई और एफ तक होता है। कुल मिला के आप जोड़ेंगे तो 0 से लेके 9 तक मतलब 10 डिजिट हो गया, और ए बी सी डी से एफ तक मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 6 डिजिट हो गया। तो इस तरह से ये 16 डिजिट का बेस होता है। ये कुछ नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या था कि बाइनरी नंबर में ये वाला बाइनरी नंबर को इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कन्वर्सेशन बताया था कि कैसे बाइनरी से डेसिमल निकालते हैं। देखिए जैसे अगर हमको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर बनाना है या बाइनरी नंबर से डेसिमल बनाना है, उसके लिए एक ट्रिक बताए थे हम। उसी ट्रिक को याद रखेंगे। वैसे तो डिवाइड करके भी हम कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 उसका 256 डॉट डॉट इस तरह चलते रहेगा। दोगुना करते चले जाएंगे। अगर हमको जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 24 का बाइनरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बीट है ना, जो जो लिखे हैं उसमें से बीट को पिक करेंगे। जैसे 1 का मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया उसको पिकअप कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। और 0 का मतलब हो गया नॉट पिक, मतलब उसको रिसीव नहीं करना है। या यहाँ पर हम बोलते हैं 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। चलिए, तो यहाँ पर 24 है तो देखिए 16 अगर लेते हैं, 16 मतलब वहां पर हम 1 पेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस वैल्यू को हम ले रहे हैं। 16 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 आ जाएगा। और बाकी प्लेस पर उसके आगे का 0 दे देंगे, मतलब 1 1 0 0 0
और बेस 2। ये क्या है? ये 24 का बाइनरी नंबर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो देखिए चेक कर लीजिए। अगर 24 है, इसका बाइनरी निकालना है तो आपको 2 से डिवाइड लगाना है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, उससे 2 से डिवाइड लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 0, फिर से 2 से डिवाइड लगेगा, 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड लगाइए, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड लगाइए तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये इस डिवाइड लगाने वाले वैल्यू से ये वैल्यू छोटा हो गया, तो आप रुक जाएंगे और नीचे से ऊपर वैल्यू लिख लेंगे, मतलब 1 1 0 0 0 बेस 2। यही तो हम किए यहाँ, देखिए वही तो सेम वैल्यू। इससे आप कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, चाहिए कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के पास आ जाइए। क्वेश्चन में बोला था कि 1 1 0 0 बेस 2 को डिवाइड करना है 0 1 1 2 बेस 2, मतलब इसे डिवाइड करना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड करने से हम बहुत इजी तरीका कर देते हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे दोनों नंबर को, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और फिर उसका बाइंडिंग कर देंगे। जैसे देखिए क्या ट्रिक बताए थे, 1 2 4 8 16 32, इसी तरह आगे है। देखिए 1 1 0 0 रख दीजिए, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 0 0। तो आपको दिख रहा है कि 1 माने रिसीव पिकअप करना डेटा को, थ्रू करना। तो 8 लिए और 4 लिए, मतलब 8 और 4 का मतलब हो गया कि ये किसका बाइनरी डेसिमल नंबर इसका क्या होगा, 12 होगा। मतलब इसका जो डेसिमल नंबर होगा 12 होगा। और इसको देख लीजिए क्या है, 0 1 1 0 1 1। तो देखिए 2 रिसीव किए हैं और 1 को रिसीव किए हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 1 मतलब 3। इसका इसका जो डेसिमल नंबर हो गया 3 हो गया। अब 12 में 3 से डिवाइड लगा देंगे, सिंपल। तो 12 में जैसे इसका क्या हो गया, इसका इसका डेसिमल नंबर 12, इसका डेसिमल नंबर हो गया 3, इसको जब डिवाइड लगाए क्या आ जाएगा 4। तो 4 का बाइंडिंग हम अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए 4 का अगर बाइंडिंग हमको चाहिए, इसमें देखिए यहाँ से 4 का बाइंडिंग करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को पिक कर लेंगे, बाकी प्लेस पर 0 कर देंगे, मतलब 1 0 0 बेस 2। अगर इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 3 बिट में 1 0 0 2, यही है इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी के द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बनेगा। अब आपको ये देखिए इस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसको हम डिवाइड करके फिर वापस जो रिजल्ट मेरा 4 आया था डेसिमल के फॉर्म में, उसको वापस बाइनरी में चेंज कर दिए, तो ये हो गया। देखिए बाइनरी में चेंज करने का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख समझ लीजिए। अगर बाइनरी नंबर को बेसिक नंबर में डिवाइड करने के लिए क्या है, जैसे 1 1 0 0 बेस 2, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बेसिक रूल क्या है, 1 इंटू, इस सबसे इधर शुरू करते हैं, इसके आगे कितना डिजिट देखिए, 1 2 3 डिजिट है, इसलिए 2 के पावर 3 करेंगे, प्लस ये क्या है 1, तो 1 इंटू 2 के पावर 2, उसके आगे 2 डिजिट है, 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, मतलब इसके आगे एक भी डिजिट नहीं, 0 हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 इंटू 1 वो 8 होगा। इसको देखिए 2 2 जा 4 इंटू एन 4 हो जाएगा, प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 12, जो डेसिमल नंबर है। ये बेसिक रूल है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से अभी निकाले थे, और इस क्वेश्चन का मैंने जवाब बता दिया कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो इसको क्या कर लेना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके, और फिर उसको जो रिजल्ट आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर ले, इस तरह से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, सेट के अंदर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंत तक देखिए, फायदा जो होगा एग्जाम के अंदर, आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आएंगे। सिर्फ मेरा यहाँ सेट जो डील किया जा रहा है, अभी आज का 10 नंबर सेट है, आप प्रीवियस सेट को भी जरूर देखें, और अभी तक जो सेट इसमें चल रहा है, इस सब सेट 20 क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 नंबर सेट है तो हर सेट में 20 क्वेश्चन है, तो 20 ढाई के क्या हो गया, 200 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए सारा वीडियो, आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हम ऑप्शन का सारा डिटेल बताते हैं। देखिए कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है स्टेटमेंट 1, ये क्वेश्चन पिछले वाला ही से रिलेटेड, हेक्सा डेसिमल नंबर, मैंने बताया था हेक्सा डेसिमल नंबर का बेस होता है 16 होता है, फॉर्म चलता है 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका 10 नहीं होता, 10 की जगह अल्फाबेट ए लिखते हैं, बी लिखते हैं,
सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, ई लिखते हैं। मतलब ए से लेके एफ तक होता है। ए बराबर नहीं, ए से लेके एफ तक, ठीक है। 16 हो गई, सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत पूछ रहा है। अगला है डेसिमल नंबर, बेस इस डेसिमल का होता है 10 होता है, और यहाँ पर 0 से लेके 9 तक होता है, ये भी बात सही है, ये बात सही था। और अगला देखिए, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, और फॉर्म होता है 0 और 1, तो ये भी सही है। अगला है ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8 होता है, लेकिन उसका जो फॉर्म चलता है 0 से लेके 7 तक, यही होता है। यहाँ 8 तक लिखा हुआ है जो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। और 07 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह देखिए, गिन के देखिए, इसमें 7 डिजिट हो गया, तो ये 0 से 8 तक नहीं, 0 से 7 तक। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है स्टेटमेंट, तो ओनली 4 स्टेटमेंट गलत है, गलत बोला था यहाँ। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा जो ग्रुप है ना वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को चर्चा थोड़ा कर ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में आता है माउस, कीबोर्ड, ठीक है, उसके बाद है स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, ठीक है, उसके बाद हो गया जॉयस्टिक, ठीक है, उसके बाद हो गया बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, उसके बाद हो गया OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, उसके अलावा होता है, उसके बाद हो गया बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सब जो है आपको इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में अगर चलते हैं तो आउटपुट डिवाइस का मतलब जिस डिवाइस से हमको कुछ डेटा मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसमें आता है मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर, ठीक है, प्लोटर, प्लोटर, ये सब जो है ना ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये सारा इनपुट डिवाइस था, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से कहता है आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, यहाँ देखिए स्कैनर इनपुट डिवाइस था, तो पहले ही ऑप्शन काट देंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पूरा आउटपुट का ही बोला था कॉम्बिनेशन। माउस यहाँ आ गया जो एक इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो गया। अगला कीबोर्ड आ गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लोटर, प्रिंटर, मॉनिटर, यही है एक कंप्लीट आउटपुट डिवाइस का सीरीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइसेज अलाउ द यूजर टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हार्ड ड्राइव है जिसका काम है कि किसी भी एक्सटर्नल, किसी भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट को कंप्यूटर में ऐड करके कंप्यूटर का एबिलिटी को बढ़ाना, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग फास्ट करना, कंप्यूटर की कैपेसिटी को इन्हांस करना, इसके लिए इसमें से कौन कौन सी चीज है। देखिए इनपुट डिवाइस, इसके द्वारा तो सिर्फ कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, सिर्फ हम इनपुट देते हैं जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, यहाँ पर बोला है कौन सा कंपोनेंट है। अगला देखिए, जैसे इसको छोड़ के इधर देखिए, स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया कि ये जो डेटा को क्या करता है, परमानेंट बेसिस पर स्टोर करता है, सेव करता है। और आउटपुट डिवाइस का मतलब जो आउटपुट हमको देने का काम करता है, ये हमको आउटपुट रिजल्ट देता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर बोला है कौन सा ऐड कंपोनेंट है जो कैपेबिलिटी कंप्यूटर को बढ़ाता है, तो वो है एक्सपेंशन स्लॉट। यही एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है ये आपके मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ये जुड़ा होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, और वहां पर ये क्या करता है कि कोई भी कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट कंप्यूटर में अगर ऐड करवाना हो तो उसको इसी एक्सपेंशन स्लॉट से हम लोग जोड़ते हैं। जैसे हम एक डायग्राम लेके, फोटो लेके आए, देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये जो है ना ये मदरबोर्ड का है, और मदरबोर्ड पर यही सब जो दिख रहा है, ये वाला व्हाइट कलर का जो आपको 3 गो दिख रहा है, यही है एक्सपेंशन स्लॉट। मतलब इसमें हम लोग रैम, ठीक है, इस तरह से रैम का स्लॉट है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा हमको प्रोसेसिंग कराना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अब पीसीआई दिख रहा होगा, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, ये चीज होता है। और यहाँ से ये इसी से हमको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यही इसका जवाब हो जाएगा, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, ठीक है, मदरबोर्ड पर जुड़ा होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि व्हिच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई। देखिए, हम जस्ट बताएं कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर पीसीआई जो होता है, जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखें, कंप्यूटर नहीं, कंपोनेंट। अब देखिए, पेरिफेरल का मतलब होता है कि वैसा डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाता है जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का वर्किंग होता है। इनपुट और आउटपुट वर्किंग परफॉर्म होता है, वो वो करवाने का काम करता है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। मतलब इनपुट और आउटपुट मैंने देते हैं, लेते हैं कंप्यूटर से, तो वो पेरिफेरल का ही काम है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि 5 अभी तक समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द 8 बीट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंट, मतलब 8 बीट के कंप्यूटर मेमोरी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी क्वेश्चन एसएससी टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को हम लेके आए। क्या कहता है? 8 बीट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंट क्या करता है? तो आपको मैं बता दूं कि बीट जो होता है वो 0 और या 1 होता है। ठीक है, इस ऐसा ऐसा 4 बीट मिला देंगे ना, तो एक नीबल के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 8 बीट मिला देंगे तो वो हो जाएगा 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 10 से 24 बाइट अगर मिलाते हैं तो वहां से हमको 1 किलो बाइट बनता है। 1 किलो बाइट बनता है। उसी तरह 10 से 24 केबी, किलो बाइट को मिला देंगे तो 1 एमबी बनेगा, मेगाबाइट। उसी तरह 10 से 24 मेगाबाइट को मिलाते हैं तो 1 गीगाबाइट बनता है। उसी तरह 10 से 24 गीगाबाइट को अगर मिलाते हैं तो वहां से 1 टेराबाइट मिलता है। उसी तरह 10 से 24 टेराबाइट को मिलाते हैं, 1 पेटाबाइट बनता है। उसी तरह 10 से 24 पेटाबाइट को मिलाते हैं तो वहां से 10 से 24 एटाबाइट बनता है। एक एक एटाबाइट। ठीक है, एटाबाइट बनता है। तो इस तरह से ये मेमोरी का साइज का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर 8 बीट पूछा है, तो 8 बीट बराबर होता है बाइट होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है, मैं इसको सब पूरा बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन लोकल नेटवर्क कैन, माने कंप्यूटर में लैन नेटवर्क क्यों करते हैं? देखिए, नेटवर्क का कुछ टाइप होता है। नेटवर्क का टाइप होता है लैन, इससे भी पहले कुछ होता है, वो भी बता दें, पैन होता है, PAN। देख लीजिए, एक बार मिटाते हैं इसको। इससे भी छोटा कोई होता है, उसको कहते हैं पैन। पैन से बड़ा होता है लैन। उसके बाद होता है मैन, और उसके बाद होता है बैंड। देखिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसी तरह मेट्रो पोलिटिशन पोलिटिशन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बैंड का वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क का ये कुछ टाइप है। अब यहाँ पर देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है वैसा नेटवर्क जो हम लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ को ओपन कर लेते हैं, और ब्लूटूथ को ओपन करके या पर्सनल को मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, वाईफाई, और उससे किसी दूसरे कंप्यूटर को या किसी दूसरे फोन को हम जो जोड़ लेते हैं और उससे डेटा का जो शेयर करते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इसका यूज हम लोग ऑफिस में करते हैं, जिसमें ऑफिस में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके लैन के द्वारा ही किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं टीसीएस के द्वारा, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ना, तो उस में जो भी कंप्यूटर्स लगे हैं, जितने भी स्टूडेंट वहां एग्जाम देते हैं ना, सारा कंप्यूटर आपस में लैन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, जिससे एक डेटा को सारे कंपोनेंट कंप्यूटर पर क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है, ये चीज है। और वहां पर पर्सनली उस कंप्यूटर पर जाके कोई क्वेश्चन पेपर को हम वो इंस्टॉल करना देना नहीं जरूरत पड़ता है, बस नेटवर्क के माध्यम जोड़ दिए, टाइम स्टार्ट हुआ और एक सर्वर के रूम से वो डेटा सारे पर शेयर हो गया। तो कैसे पॉसिबल है? लैन नेटवर्क से पॉसिबल है। तो लैन नेटवर्क 1 किलोमीटर के रेंज तक हम कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको।
इसी लैन का बड़ा फॉर्म होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ये एक पूरे शहर को कवर करता है। जैसे मान लीजिए अगर मुजफ्फरपुर शहर है तो इसमें जितने भी जहां जहां ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हर एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का अपना एक लैन हुआ, और जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं यहाँ पर, जितने भी सेंटर बने हुए हैं एक शहर के अंदर, वो सारे एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो मैन मैन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। मैन एक से ज्यादा शहर भी हो सकता है, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया कि ये पूरा ग्लोबल हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे जितने भी सिटी हैं सबको आपस में नेटवर्क से जोड़ के रखना, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। और डब्ल्यू जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज है। तो हम लोग यहाँ सिंपल कहा गया है कि लैन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो लैन का यूज करते हैं क्या, फास्ट बनाने के लिए क्या, वो ऑनलाइन करने के लिए नहीं, ठीक है। तो इसका ईमेल करने के लिए नहीं, मेन इसका काम जो है शेयर इंफॉर्मेशन या शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। मैंने बताया ऑनलाइन एग्जाम होता है, सर्वर रूम से एक ही क्वेश्चन को सारे कंप्यूटर पर शेयर किया जाता है, तो यह शेयर इंफॉर्मेशन हो गया। और साथ ही साथ शेयर पेरिफेरल, शेयर पेरिफेरल का मतलब हो गया कि एक ही पेरिफेरल को, एक माने एक हार्ड ड्राइव को सारे कंप्यूटर में यूज किया। जैसे मान लीजिए वहां पर प्रिंटर लगा होगा, चाहे वहां स्कैनर लगा होगा, चाहे बारकोड रीडर लगा हुआ, तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन उसके जितने कंप्यूटर हैं कहीं से भी प्रिंट का ऑप्शन अगर प्रोवाइड होता है, तो वो एक ही प्रिंटर के माध्यम से क्या होता है, प्रिंट होके निकल जाता है। मतलब एक ही प्रिंटर लगाना पड़ा। मान लीजिए वहां 50 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर के लिए 100 हमको क्या कहते हैं, 100 हमको प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रिंटर लगाएंगे और सारे को नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, और उसको एक बार कोई भी यूजर कहीं से भी प्रिंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, वो एक ही प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, जिससे क्या कॉस्ट बच गया, पैसा बच गया। यही है शेयर पेरिफेरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। मतलब अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे हम भी क्या करते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोड करता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, जिस चैनल का नाम भी कोडिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कोड किया जाता है, तो ये कोड लाइन बाय लाइन क्या किया जाता है, कोड का मतलब कि इंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, जिस इंस्ट्रक्शन के बेस पर कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। तो अगर इस कोड के अंदर, कोडिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। मान लीजिए कोई गलत चीज लिख दिए, स्टेटमेंट लिख दिए, वैसा स्टेटमेंट लिख दिए जो इरिवेलेंट है, जिसका वहां पर कोई मतलब नहीं है ना, जिसका जिसका डेफिनेशन उसको वहां पर पहले से प्रोवाइड ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को सुधारना क्या कहलाता है, ऑप्शन में है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जब भी कोई कोडिंग हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसको कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, नहीं, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करके अंडरस्टैंड करता है कि जो यूजर कोड लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन ये है, और ये सही बात लिखा हुआ है, इस तरह से वो इंटरप्रेट करना होता है। इंटरप्रेट का मतलब समझना। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी में समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है हिंदी को ऑब्जर्व कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, उसको समझ पा रहा है। अगर इसी तरह हम इंग्लिश में बोलते, आपको इंग्लिश नहीं आते रहता, तो फिर वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वहां पर इंटरप्रेट हो ही नहीं रहा, दिमाग के द्वारा इंटरप्रेट हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम लैंग्वेज आ ही नहीं रहा। तो ये चीज इंटरप्रेटर अलग हो गया। अगला है डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, कंपाइलिंग। डिबगिंग का मतलब ये हो गया कि डिबग करना। बग का मतलब देखिए, कंप्यूटर में जो एरर होता है, कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम के अंदर जो एरर होता है, उसको हम बग कहते हैं। और इस बग को ठीक करना, बग को क्या करना, ठीक करना कहता है, डिबग कहलाता है। डिबगिंग या डिबग कहते हैं इसको। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन अगला देखिए, ऑप्शन सी क्या कहता है, ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना, ये ट्रांसलेटिंग कहलाता है, ठीक है। और ट्रांसलेटिंग किसके द्वारा होता है, कंपाइलर के द्वारा होता है। कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर लगाता है, हम जो बोलते हैं हमारे रिकॉर्ड को, वो कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है। जैसे मान लीजिए अभी के डेट में गूगल स्पीच आ गया, गूगल टॉक आ गया, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हमको कोई भी चीज सर्च करना होता है, हम वहां पर बोलते हैं। तो हम क्या हुआ, हम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, स्पीक कर रहे हैं, मैंने मेरा साउंड को वो कन्वर्ट करा टेक्स्ट में, और फिर वो इंस्ट्रक्शन लेके मेरा आगे का प्रोसेस करता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, ये चीज है। और कंपाइलिंग का मतलब हो गया कि कंपाइल करना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश के सिंटेक्स में हम लिखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर उसको समझता नहीं, तो कंप्यूटर उसके अंदर कंपाइलर लगा होता है, जो उसको
समझ के और उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसमें प्रोसेस होके जो रिजल्ट आता है फिर उसको हमको हाई लेवल में दे देता है। तो ये कंपाइलिंग, उस प्रोसेस को कंपाइलिंग कहते हैं, जिसके द्वारा किया जाता है वो कंपाइलर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरर को सुधारना क्या कहलाएगा, डीबगिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है समझ लीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप अ पीसी। बूट अप क्या होता है, देखिए कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को, कंप्यूटर को ऑन करने के प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को अगर ऑफ करना होता है तो उस ऑफ करने के प्रोसेस को हम शट डाउन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को बूटिंग ये हो गया। अब बूटिंग का मतलब हो गया कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूटिंग में होता क्या है कि जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं जिसको सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है, जिसको होना ही पड़ेगा तभी जाके कंप्यूटर ऑन होगा, तभी जाके प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए वर्किंग मोड में आएगा। वर्किंग मोड में कंप्यूटर करने के लिए उसमें पहले से प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता कहाँ है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो उस समय ये होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज में ये स्टोर होता है, माने हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जब बूटिंग प्रोसेस होता है, कंप्यूटर बूटिंग का मतलब ऑन होता है, तो यही चीज क्या होता है, लोड हो जाता है रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है और फिर रैम में लोड होता है। ठीक है, और लोड होने के बाद उसके आगे का काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का देखिए जवाब क्या लिखा है। पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। क्या डिस्क से मेमोरी, डिस्क का मतलब यहाँ पर हार्ड डिस्क हो, क्या हार्ड डिस्क से मेमोरी में कॉपी करता है क्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर लगाएंगे। पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम माने बूटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन है जो कॉपी करता है मेमोरी से बूट, मेमोरी का मतलब यहाँ रैम हो गया, रैम से डिस्क करता है क्या, वो भी देख लेते हैं अगला। पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइल, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइल करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इमुलेट करता है क्या, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। कैसे, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करके वर्किंग करवा के मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, यही चीज है। तो यही बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। पोर्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, माने हार्ड डिस्क से मेमोरी में कॉपी करना। ठीक है, ये चीज हो गया। और जब कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो रैम का डेटा रिलीज हो जाता है, तो उस समय मेमोरी से डेटा को क्या करता है, डिस्क में रख देता है। ये चीज हो गया शट डाउन का, ऑप्शन नंबर 2 बी का, और ये बूटिंग का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कहता है 65 से संबंधित दशमलव मैंने डेसिमल, देखिए 65 और बेस 8 लिखा हुआ है। इसका क्या बोल रहा है कि एक डेसिमल नंबर बताइए और इसी का हेक्सा डेसिमल नंबर बताइए। हेक्सा डेसिमल नंबर बताइए, हेक्सा डेसिमल डेसिमल बताइए। मतलब सिंपल कहानी एक वो है ना। इस ऑक्टल नंबर बेस 8 से आपको ऑक्टल समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑक्टल दिया हुआ, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसी ऑक्टल को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। इसको बनाने के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले देखिए 65 है ना, ये बेस 8 है, तो इसको हम डेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 6 इंटू इसके आगे का डिजिट कितना है देख लीजिए। पहले एक डिजिट है और बेस क्या है 8 है, तो इसलिए 8 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस आगे हो जाएगा 5 इंटू 8 के पावर 0। इसके 5 के आगे कुछ डेटा नहीं है तो इसका मतलब 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 6 जा 48 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 के पावर 1, आपको पता है किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 5 मतलब 5। इसको जब जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 53 आ जाएगा। बेस 10 लिख देते हैं क्योंकि ये डेसिमल में हो चुका है। तो यहाँ पर बोला था पहले डेसिमल बताइए फिर हेक्सा बताइए, तो पहले देखिए इसका डेसिमल में पहले 53 कई में है देख लीजिए। पहले 53 देखिए इसी में ऑप्शन में पहला 53 ये लास्ट में है 53 है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अब चलिए हेक्सा भी निकाल के दिखा देते हैं। 65, अब देखिए हेक्सा कैसे निकालेंगे, जो डेसिमल निकल चुका ना उसी से हेक्सा निकाल लेंगे। देखिए अब ये डेसिमल निकला, इस डेसिमल से आप हेक्सा निकालेंगे तो क्या 53 है, इसको हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो 16 लगाइए
16 तिया क्या हो जाएगा 48 और सॉरी यहाँ पर 16 का टेबल पढ़ लेंगे, 16 का टेबल पढ़ें, क्योंकि हेक्सा में जा रहे हैं तो हेक्सा में जाना है तो उसके बेस से डिवाइड करना होगा इस डेसिमल को। इतना रख लिए, डेसिमल से कोई भी नंबर बनाने के लिए जिसमें हम जा रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। जैसे अभी पिछले बार बताए थे, पिछले वीडियो मैंने पिछले क्वेश्चन में कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल में गए थे, सॉरी हम उसमें हमने बोला कि डेसिमल से कोई भी नंबर बनाना है। जैसे सुन लीजिए फिर से, डेसिमल से अगर हमको बाइनरी बनाना है, डेसिमल से ऑक्टल बनाना है, डेसिमल से हेक्सा बनाना है, तो डेसिमल से कोई भी नंबर बनाना है तो जिसमें जाना है उसके बेस से डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए बाइनरी है तो 2 से डिवाइड लगाएंगे इस डेसिमल में, अगर ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड लगाएंगे इस बेस में, अगर हेक्सा जाना है तो 16 से डिवाइड लगाएंगे इस बेस में। बस यही याद रखना है। और फिर वापस जब लौटेंगे, मान लीजिए कि बाइनरी से चलना है डेसिमल में, तो फिर इसी के बेस से मल्टीप्लाई होगा। अभी डिवाइड कर रहे थे, आप मल्टीप्लाई होगा। बस इतनी कहानी है, उसको क्लियर कर लीजिए। जैसे हम इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए डेसिमल से बाइनरी जाना है, क्या बोले हैं, जिसमें जाना है उसके बेस से डिवाइड लगाना है। 2 है 2 से डिवाइड लगाइए, ऑक्टल जाना है 8 डिवाइड लगाइए, हेक्सा जाना है 16 डिवाइड लगाइए। लेकिन अगर हमको बाइनरी से डेसिमल जाना, अब उल्टा प्रोसेस चलते हैं, बाइनरी से डेसिमल, अगर हमको बाइनरी से डेसिमल जाना है तो देखिए छोटा है डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल जाना है तो क्या करना होगा, इसके बेस से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सब में। उसी तरह अगर मान लीजिए ऑक्टल से डेसिमल जाना है तो इसके बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह हेक्सा से डेसिमल जाना है तो इसके बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमने आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है कि ये ऑक्टल था, इसे हम डेसिमल गए तो डेसिमल गए, ऑक्टल से डेसिमल गए तो उसके बेस से मल्टीप्लाई किए, देखिए मल्टीप्लाई किए ना 8 से, यही चीज है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए हमको अब क्या करना, डेसिमल से जाना है, किसमें जाना है, डेसिमल से हेक्सा में जाना है, तो जिसमें जाना है उसके बेस डिवाइड लगाना, लगा दिए। देखिए तो 16 से टेबल पढ़ेंगे तो 16 48 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये वैल्यू छोटा हो गया, छोड़ देंगे डिवाइड करना। अब नीचे से ऊपर की वैल्यू लिख लेंगे तो क्या आ गया 3 5 और बेस 16 हो जाएगा। तो ये हो गया हेक्सा वैल्यू और ये वाला वैल्यू का डेसिमल वैल्यू। देख लीजिए, आपको ऑप्शन देख लीजिए, देखिए हेक्सा डेसिमल वैल्यू 53 और हेक्सा वैल्यू 35। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बार बार क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो 10 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपन तक रहे, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ ए फायरवेल, इसमें से कौन सा फायरवेल का की फंक्शन है। फायरवेल का काम क्या, सिंपल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, इसके साथ ही फायरवेल इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, शॉर्टकट में ओएस भी बोलते हैं। अगर ओएस लिखा हुआ मिले तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का के साथ जो है फायरवॉल लगा होता है। इस फायरवॉल का काम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर का, और इसको प्रिवेंट करता है कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर, कोई भी अनवांटेड चीज जो है अगर कंप्यूटर के अंदर इन हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है, अलर्ट करने का काम करता है। ये हम यूजर को अलर्ट करता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, पहला मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग। क्या मूवी करता है, नहीं, डिलीट कॉपी नहीं, मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग का मतलब रोकता है, उसको चेक करता है, कोई भी डेटा इन करने से पहले कंप्यूटर में उसको चेक करता है, या किसी को डेटा को शेयर करने से पहले चेक करता है, तो मॉनिटरिंग करता है, देख रेख करता है फायरवेल। ठीक है, ये मेन काम है फायरवेल का, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू सेव वर्ल्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज यू नीड टू, मतलब अगर कोई भी वेब पेज को, कोई भी वेबसाइट को अगर हमको शो करना है, बनाना है, और उस वेबसाइट हम इसलिए बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, कहीं से कहीं व्यक्ति बैठा हुआ अगर किसी इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है तो उसके लिए वेबसाइट बनाया जाता है। तो वेबसाइट को जो बनाया जाता है, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है,
ये चीज है। और इसी HTML के अंदर जो टैग होता है उस टैग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को डिजाइन करते हैं, याद रखेंगे। अब इसमें टैग हम बहुत सारा बताए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टैग, जैसे एंकर टैग क्या होता है, लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक करने के लिए ए फॉर एंकर टैग होता है। टैग को हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ये एंकर टैग हो गया। उसी तरह इमेज को अगर शो करना है तो IMG टैग हो गया। इस तरह से ढेर सारा इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है, वो सब बताए हैं। अब इस HTML टैग के द्वारा ही कोई भी वेब पेज को बनाने, क्रिएट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि अगर HTML का फाइल बनाते हैं ना, अगर कोई भी HTML का आप पेज बना रहे, वेब पेज बना रहे, तो उस पेज को आप सेव करेंगे फाइल के नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल का नाम है abc.html से सेव करेंगे। .html क्या है, एक्सटेंशन है जो बताता है टाइप ऑफ फाइल बताता है, तो इसको सेव एज HTML से सेव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, पुट एप्रोप्रिएट ग्राफिक एंड लिंक ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं। सेव द डॉक्यूमेंट इन सिंपल टेक्स्ट फॉर्म, नहीं। सेव करना फाइल को HTML से, डॉट एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है, वहां पर ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज, देखिए कंप्यूटर है ना, वो मेनली दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। कंप्यूटर में अगर सिर्फ अगर हार्डवेयर ही है फिर भी कंप्यूटर कोई फायदा काम नहीं करेगा, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर ही फिर भी काम नहीं करेगा। देखिए हार्डवेयर का मतलब हो गया कि जो डिवाइसेज फिजिकली तौर से प्रेजेंट हो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्टैक, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फिजिकली तौर से अवेलेबल हो, मतलब जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर को सोल ऑफ कहते हैं। सॉफ्टवेयर सोल होता है एक तरह कंप्यूटर का, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको हम फील करते हैं, ठीक है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम टच नहीं कर, छू नहीं सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपके सामने जो PPT हम डिजाइन किए हैं, तो PPT भी एक तरह का सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में ही है, सॉफ्ट कॉपी डेटा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है, ये चीज है। तो दोनों चीज जरूरत है कंप्यूटर के अंदर। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर डेड बॉडी है तो बॉडी हो गया एक तरह का हार्डवेयर, और उसके अंदर प्राण है हमारे अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर है। अगर प्राण निकल जाता है तो फिर डेड बॉडी का कोई काम नहीं है। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी अगर सॉफ्टवेयर निकल जाएगा तो फिर कंप्यूटर का कोई काम नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जिस इन्वायरमेंट की जरूरत है वो है हार्डवेयर। वो हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर काम करना करेगा। तो दोनों चीज से कंप्यूटर मिलकर बना हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप फंसेंगे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहता है, सॉफ्टवेयर या CPU रैम, नहीं। CPU रैम होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हार्डवेयर ही नहीं है तो फिर क्या काम करेगा, सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कितनों भी सॉफ्टवेयर है, अगर हार्डवेयर नहीं है उसके साथ, तो फिर सॉफ्टवेयर काम करने का नहीं करेगा। इनपुट डिवाइस आउटपुट नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग, ट्रेवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पेज। मतलब अगर हमको कोई डेटा को कहीं से रिट्राइव करना है, प्रेजेंट करना है, या ट्रेवर्सिंग में कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, इधर से उधर डेटा को डाउनलोडिंग करना है, अपलोडिंग करना है, तो इसके लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ता है उसको हम ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर होता है। ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन हमको रिट्राइव करना काम करते हैं ब्राउजर के माध्यम से। ये एक एप्लीकेशन का वेब ब्राउजर। बहुत सारा वेब ब्राउजर है, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम, है ना, मोजेला, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, सफारी, ये सब कुछ जो है ब्राउजर, वेब ब्राउजर का एग्जांपल है, ठीक है, याद रखेंगे। एक ऑप्शन है वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो सर्वर पर रन करता है। आप कहेंगे सर्वर क्या है, तो सर्वर एक ऐसा मशीन होता है, सर्वर एक ऐसा मशीन होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो रिस्पॉन्स करने का काम करता है, जो डेटा को शेयर करने का भी काम करता है, सर्वर कहते हैं उस मशीन को। जैसे गूगल, हम लोग गूगल से कुछ भी चीज मांगते हैं, गूगल दे देता है हमको, तो हम मांग रहे हैं तो हम हो गए क्लाइंट, और गूगल हमको दे रहा है तो गूगल सर्वर है जो डेटा को शेयर करता है,
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। और वेब टैग का मतलब हो गया एचटीएमएल के अंदर जो हम लोग टैग बनाते हैं, एंकर टैग, बोल्ड के लिए बी टैग, इटालिक करने के लिए आई टैग, जैसे बोल्ड करने के लिए बी टैग, और जो भी टैग होता है एंगल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ये एंगल ब्रैकेट है। इटालिक करना हो तो आई करते हैं, अंडरलाइन करना हो तो यू टैग है, एंकर टैग लगाना है ए टैग हो गया, इमेज टैग लगाना है तो आईएमजी हो गया, टेबल बनाना है तो टेबल टैग हो गया। इस तरह से ढेर सारा टैग है, ठीक है, वो वेब टैग हो गया। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सेलेक्ट ऑल दी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, एमएस वर्ड का ये अगर फाइल है, मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारा लाइन लिखा हुआ है, इतना सारा लाइन लिखा हुआ है। अब इसको सारे लाइन को इकट्ठे अगर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, कंप्लीट लाइन को करना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कौन प्रेस करेंगे, कंट्रोल+A। दोस्तों मैं बता दूं, एमएस वर्ड का कंप्लीट वीडियो, 2 वीडियो में हम कंप्लीट एमएस वर्ड के कंसेप्ट को डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैनल पर। आप जाके जरूर चेकआउट करें, उस चैनल का वीडियो का लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो वहां पर एमएस वर्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है और सारा शॉर्टकट कमांड को बारीकी से बताया। लगभग हम 40 के करीब जो है, 40 के करीब जो है, हम शॉर्टकट कमांड को डिस्कशन किए हैं, उससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला आपको, ठीक है। वो जरूर वीडियो देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद जो है एक्सेल का भी हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, अगला वीडियो जल्द आएगा। जैसे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल+A, सेलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल के साथ अगर एक्स प्रेस करते हैं ना, इसका काम है कट करने का। कंट्रोल भी करता है, कॉपी करता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ इंसर्ट भी करता है, सॉरी, कंट्रोल भी जो है ना, एक में गलती हो गया, कंट्रोल भी जो है ना ये पेस्ट करता है। कंट्रोल भी जो है ये कॉपी कट किए हुए डेटा को या कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करता है। कट करने का मतलब समझिए, जैसे ये लाइन है, इसको अगर हम सेलेक्ट करके कट करते हैं तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा, और जहां पर भी हम रखना चाहते हैं वहां जाके हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट करने का ये, पेस्ट करने का एक और शॉर्टकट कमांड है ईवी, कंट्रोल+इंसर्ट से भी पेस्ट होता है। उसी तरह कट करने का एक और शॉर्टकट कमांड है, या उसको भी याद रखेंगे आप, शिफ्ट+डिलीट, ये भी है। उसी तरह कॉपी करने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल+C, या शिफ्ट+इंसर्ट, ये भी है। आप इस शॉर्टकट कमांड अगर एग्जाम में लिखा हुआ मिले शिफ्ट के साथ इंसर्ट, तो वो भी कॉपी करने का है, उसको भी लगा के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस तरह कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं, जैसे हाइपरलिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपरलिंक बनाना हो एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+K प्रेस करते हैं। अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+H प्रेस करते हैं। अगर कोई डेटा को फाइंड करना है, कोई वर्ड को फाइंड करना है, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, कंट्रोल+F प्रेस करते हैं। अगर हमको गो टू करना है, कहीं किसी लाइन में मूव करना है, तो कंट्रोल+G प्रेस करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा है, हम लगभग 40 के करीब शॉर्टकट कमांड डिस्कस कर दिए हैं उस वीडियो के माध्यम से, और एमएस वर्ड का कंप्लीट डिटेल भी उसमें है, देख लीजिए जाके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू अनदर फ्लोइंग इज, मतलब एक पार्ट कंप्यूटर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोई डेटा लिखा हुआ MOHAN, अब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए क्या करना है, मूव करवाना है, MOHAN, यहाँ से ये हटा देना है। क्या लिखा हुआ देखिए, मूव का मतलब क्या होता है, सबसे पहला चीज, ये जो मूव है लिखा हुआ है, इस मूव का मतलब होता है मूव का मतलब रिप्लेस नहीं, मूव का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। मतलब मूव का मतलब यही हो गया कि अगर इस जगह से डेटा को रिमूव करके दूसरे जगह डेटा को हम क्या करते, शो करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज लिखा हुआ है, उसको हटा के यहाँ रखा, जैसे मोहन इस पेज में लिखा हुआ था, इस जगह से मोहन को हटा के हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, यहाँ पर शो करना चाहते हैं, और यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से हट जाए, चाहे यहाँ पर देखिए दिखे ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो शॉर्टकट, उसके लिए क्या करेंगे, उसके देखिए यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। जैसे ही कट करेंगे तो उसका डेटा, जैसे मोहन लिखा हुआ है, वो क्या होगा, क्लिप बोर्ड में जाकर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, मतलब इस पेज पर दिखेगा ही नहीं। अब अगले पेज पर या जहां पर भी शो करना है, वहां पर कर्सर को लेके जाएंगे और वहां पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। शॉर्टकट कमांड भी बता दिए, कंट्रोल+V या कंट्रोल+इंसर्ट। कट करने के लिए शॉर्टकट कमांड हम 2 बताए हैं, कंट्रोल+X या कंट्रोल शिफ्ट+डिलीट। तो इससे क्या होगा, वो चीज यहाँ से हट जाएगा, मूव हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हट के यहाँ से चला गया। तो यही है कट और पेस्ट,
तो ऑप्शन नंबर एक ही में देख लीजिए लिखा हुआ कट एंड पेस्ट। देखिए एगो ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब हो गया कि ई पेज पहला है, ये पेज दूसरा है। अब यहाँ पर मोहन लिखा हो, हम यहाँ पर वही मोहन शो करना चाहते हैं, तो इसी को कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो मतलब वो एज इट इज रहेगा, डुप्लीकेट बन जाएगा फाइल, डुप्लीकेट डेटा हो जाएगा, ये चीज। कॉपी और अंडू, कॉपी अलग हो गया, अंडू अलग हो गया। अंडू का मतलब हो गया कि एक स्टेप पीछे, जैसे आपके सामने यहाँ देखिए हम एरो दिखा रहे हैं, ये जो एरो दिख रहा है आपको, क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एच, एच लिखे, देखिए क्या हुआ, एच का ये मिट गया, मतलब ये अंडू है, एक स्टेप पीछे आना। और रिड्यू का मतलब हो गया एक स्टेप आगे जाना, देखिए एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ये रिड्यू और ये अंडू, ये हो गया, ये अंडू, इसका शॉर्टकट कमांड है, इसको भी देख लीजिए, अंडू करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस जेड। और एक रिड्यू होता है, रिड्यू होता है, इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, इसे रिड्यू करते हैं, रिड्यू करेंगे तो एक अगले स्टेप पहुंचे, पिछले देखिए, एक हम यहाँ पर कदम रखे हुए हैं, पैर रखे हुए हैं, पहले यहाँ रखे हुए थे, फिर यहाँ रख दिया, अभी प्रेजेंट में यहाँ है। हम चलते हैं कि पीछे पहले कहाँ रखे थे, बैक आने के लिए क्या करते हैं, अंडू, कंट्रोल प्लस जेड। अब फिर हम चाहते हैं कि जहां थे वहीं चल जाए, तो रिड्यू हो गया, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर एक। अभी तक 16 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगला आज का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में इनमें से किसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमएस ऑफिस पहले, सबसे पहले क्या है, एमएस ऑफिस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, बनाया था। इस एमएस ऑफिस के अंदर ढेर सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर, एमएस एक्सेल, है ना, जिस पर वीडियो भी बनाए हैं, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं। उसके बाद एमएस एक्सेस, ठीक है, उसी तरह एमएस आउटलुक, ठीक है, आउटलुक, ये बहुत कुछ है इसके अलावा, ये सब जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये सब एप्लीकेशन है, इस सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर ये सारा इंक्लूडेड है। तो इसमें से किसका यूज नहीं कर सकते वो देखिए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, माउस, माउस का यूज करते हैं, एमएस वर्ड का ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जितना भी मेनू होता है या कोई भी ऑप्शंस होता है उसको हम माउस के द्वारा ही तो सिलेक्ट करते हैं। हम कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, की टिप के द्वारा, अल्ट के साथ की टिप के साथ जाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन माउस के द्वारा भी तो करते हैं। यहाँ बोला किसका नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। लाइट पेन, ये देखिए पेन है, इसके द्वारा भी हम किसी भी पार्टिकुलर ऑप्शन पर्सन पर भी जाकर हम क्लिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, तो ये लाइट पेन भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला स्कैनर, और एक है जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है, पॉइंट आउट करता है, गेमिंग खेलने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे गेम में कहीं भी किसी को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हम जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन स्कैनर देखिए, स्कैनर से हम काम नहीं करवा सकते। स्कैनर तो क्या है, एक इनपुट ऐसा डिवाइस है जो हमको सीधे सीधे हमको आता है, ठीक है, वो चीज हो गया। तो स्कैनर से हम वहां पर कोई, जैसे वहां पर के ऑप्शंस है, जितना भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, माने सिंपल समझिए, जैसे मेनू यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर इतना सारा मेनू है, तो इस मेनू पर हम स्कैनर के माध्यम से हम कोई मेनू को सिलेक्ट नहीं कर सकते, मेनू के काम को परफॉर्म नहीं करवा सकते स्कैनर के माध्यम से, लेकिन जॉयस्टिक से कर सकते हैं, लाइट पेन से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, स्कैनर। आप फंसेंगे नहीं कि स्कैनर तो भी इनपुट है कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए, कि एमएस वर्ड के एप्लीकेशन के अंदर ये कोई काम इसका नहीं है, ये सीधे उसे स्कैन हुआ उसके ले आते हैं, लेकिन इससे कोई ऑप्शंस वहां पर परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन जॉयस्टिक में आप फंस जाएंगे। तो जॉयस्टिक जो है एक हैंडल के टाइप का होता है, इस तरह से, इस तरह से आपको हैंडल का टाइप का होता है ये, और इसको लोग मूव करता है, जिधर से ऑब्जेक्ट मूव होता है वहां पर वो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव होता है, पॉइंट करने के लिए पॉइंट करते हैं तभी तो मूव होता है, तो ये जॉयस्टिक से काम परफॉर्म होता है, लेकिन स्कैनर नहीं कर सकते, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जनरली टू कॉपी डेटा फ्रॉम और रिमोट कंप्यूटर या इंटरनेट टू लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब अगर कोई डेटा को कॉपी करना है, कहां से करना है, रिमोट कंप्यूटर, मान लीजिए कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर क्या है, बैक एंड में क्या होता है, सर्वर ही होता है,
बता दिए सर्वर एक मशीन है जिसके पास बहुत सारा लार्ज पैमाने डेटा होता है, जैसे मान लीजिए गूगल सर्वर। अब इससे हम क्या करते हैं, वो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं हम, ये हम हो गए क्लाइंट। अब यहाँ से हम कोई डेटा को क्या करना चाहते हैं, इस इंटरनेट से डेटा को हम रिस्पांस भेजे कि भाई चीज दो, तो वो वहां से कोई यहाँ के डेटा को नेटवर्क के माध्यम से हम यहाँ पर लाना चाहते हैं अपनी लोकल सिस्टम पर। ये मेरा लोकल सिस्टम हो गया। और ये हो गया ग्लोबल सिस्टम, मतलब इसको रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि कोई भी लोग इससे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से डेटा लोकल सिस्टम पर लाना कहलाता है डाउनलोडिंग कहलाता है, याद रखेंगे। अगर लोकल सिस्टम से डेटा इंटरनेट में भेजा जाते हैं, ग्लोबली भेजा जाते हैं, तो इसको कहते हैं अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो हम वीडियो बना के हम भी वीडियो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, रिमोटली अपलोड करेंगे, जिससे आप सभी लोग कहीं से भी बैठे हुए हैं आप वीडियो देख पा रहे हैं। ये भी तो अपलोडिंग का है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डाउनलोडिंग, क्योंकि रिमोट लोकेशन से हम इंटरनेट के माध्यम से हम लोकल सिस्टम पर लाना डाउनलोडिंग कहलाता है। और डाउनलोडिंग का ठीक उल्टा प्रोसेस होता है अपलोडिंग। एडिटिंग करने का मतलब कोई भी चीज में बदलाव करना, जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज है उसमें चेंजेस करना एडिटिंग कहलाता है। और ईमेल तो जान ही रहे कि ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल को हम कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस फाइल्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करके फिर किसी के साथ शेयर करते हैं उसकी ईमेल आईडी पर, तो वहां से हम ईमेल होता है। और बहुत सारा ईमेल प्रोवाइड करने का काम करता है। गूगल मेल है, रेडिफ मेल भी ईमेल का है। उसके बाद क्या करते हैं, गूगल का तो अपना जीमेल है ही, ये चीज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए। Which of the following is a communication protocol that set the standard used by every computer that access web-based information? इसमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए वेब पेज को? देखिए फिर से हम वही डायग्राम बनाएंगे जो पिछले बनाए थे। ये क्या है, नेटवर्क है या इंटरनेट कह देंगे। यहाँ पर क्या बैकएंड में क्या लगा हुआ है, सर्वर लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट का मशीन है। अभी क्लाइंट मशीन अपना एक ब्राउजर खोला और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है। ये सर्वर मान लीजिए गूगल है, ये गूगल से कोई रिक्वेस्ट किया कि भाई हम कोई चीज दे दो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट किया। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को लेके गया सर्वर के पास, वो डेटा वहां पर है, उसको लेके आया और यहाँ पर लोड रिस्पॉन्स दिया। ही रिस्पॉन्स के एजेक्टर पर यहाँ पर डेटा मिल गया। तो डेटा रिक्वेस्ट करना सर्वर के साथ और डेटा को लेके आना जो सर्वर के द्वारा मिला हुआ रिस्पॉन्स को, इसका काम करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है HTTP। इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखिए नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब भेजना होता है, माने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लेके जाना सर्वर के पास इन नेटवर्क के माध्यम से, और सर्वर के डेटा को क्लाइंट पर आके लोड करना। ये किससे पॉसिबल है, ये HTTP प्रोटोकॉल से पॉसिबल है। इसीलिए तो आप अगर इंटरनेट में लिखते होइएगा www.google.com, अगर ये लिखते हैं ना, इसी के पहले इस तरह से आपको लग जाता है HTTP क्लोन या HTTPS क्लोन // इस तरह से लगता है। मतलब ये www.google.com के ये हो गया क्या, रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को लेके जाने का काम करता है HTTP प्रोटोकॉल, जो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTTP तो बता दी, HTTPS क्या होता है, एस फॉर सिक्योर, सिक्योर होता है, सिक्योर या सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, XML समझ लीजिए, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये एक ऐसा लैंग्वेज जो यूजर डिफाइंड टैग देता है। इसका बहुत ज्यादा यूज है, यूजर डिफाइंड टैग देता है। इसका बहुत ज्यादा यूज है, मीडिएटर के रूप में काम करता है एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, और इसका यूज आप देखे होइएगा, जैसे कोई भी बारकोड को आप रीड करते हैं या QR कोड को रीड करते हैं, स्कैन कीजिए, तो वहां पर आपको जो डिटेल उसका खुल के आता है, वो आपको XML के फॉर्मेट में ही उसका डिटेल मिलेगा। खास करके आधार कार्ड का जाके QR कोड अगर आप स्कैन करिएगा, तो उसका जो डेटा मिल के आएगा वो XML के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डेटा को मैनिपुलेट करता है। और DML कहाँ यूज होता है, DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS यूज होता है। और HTML तो बता ही दिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आज नॉट परफॉर्म बाय द सर्वर। इनमें से कौन सा फंक्शन सर्वर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है।
इनमें से कौन सा परफॉर्म नहीं किया जाता है? सर्वर के द्वारा। सर्वर अभी जस्ट आपके सामने बनाए थे, ये नेटवर्क था, ठीक है, और नेटवर्क के बैकएंड में क्या था? सर्वर था, ठीक है, और इधर क्या होता है? यहाँ पर ढेर सारा क्लाइंट्स जुड़ा हुआ है, लाखों क्लाइंट, अरबों क्लाइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या करता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट करने का काम करता है क्लाइंट, और रिस्पॉन्स करने का काम करता है सर्वर। तो इसमें से सर्वर का क्या काम नहीं है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ईमेल प्रोसेसिंग। क्या सर्वर ईमेल प्रोसेसिंग नहीं करता है? अगला है डेटाबेस शेयरिंग। क्या डेटाबेस को शेयर नहीं करता है? अगला है प्रोसेसिंग वेबसाइट। क्या वेबसाइट को प्रोसेसिंग नहीं करता है? अगला है स्टोरेज, स्टोरेज को प्रोसेस नहीं करता है? या वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सर्वर जो होता है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके पास जो डेटा होता है ना, उसको लोड करने का, देने का काम करता है। तो डेटा तो शेयर करेगा, डेटा शेयर करने का मतलब डाटाबेस डेटा सर्वर को देगा नेटवर्क के माध्यम से। तो इस डेटाबेस शेयर तो करेगा, यहाँ पर नहीं बोला है, ये करेगा। डेटाबेस शेयर करें मतलब, जैसे मान लीजिए हम अपना रिजल्ट अगर एसएससी से रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते हैं तो मेरा डिटेल क्या होता है? सर्वर कहीं ना कहीं एसएससी का जो सर्वर है, उससे डेटा मेरा निकाल के लाके देता है, फेच करता है। तो उसका डेटाबेस का जो डेटा जो देना है, वो शो किया कि नहीं किया? तो डेटाबेस तो शेयर किया। अगला देखिए, प्रोसेसिंग वेबसाइट। वेबसाइट को भी तो प्रोसेस करता है। आप ढेर सारा, एक वेब पेज के अंदर बहुत सारा मल्टीपल पेजेस है, अब उस पर जिस पेज पर के लिंक पर क्लिक करते हैं, उस पेज पर हम मूव कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस किया ही, ठीक है। तो वेबसाइट को भी प्रोसेस करता है। स्टोरेज, सर्वर का काम है डेटा को परमानेंट बेसिस पर स्टोर करवाना अपने डेटाबेस में, ठीक है, तो डेटाबेस में स्टोर करेगा, ये भी सही है। अगला ईमेल प्रोसेसिंग। आप बताइए, जीमेल जो है, ये भी तो गूगल का एक सर्वर ही है ना, जीमेल सर्वर, जो मेलिंग के लिए काम होता है, मैसेजिंग सेंड करने के लिए काम होता है, तो ये भी तो सही है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग जो है, ये सर्वर का काम नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड को प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब एमएस वर्ड जो वर्ड फाइल है उसके द्वारा किया जाता है, ये सर्वर का ड्यूटी नहीं है। अगर ये वर्ड प्रोसेसिंग के फाइल को अगर सर्वर पर रख देंगे, तो सर्वर सीधे शेयरिंग करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, इसको मैनेज करेगा, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करेगा, फॉर्मेटिंग, डिलीटिंग, इस तरह से काम कुछ नहीं परफॉर्म होने वाला है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग, माने इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ई, ठीक है। तो आज का 20 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो, पसंद भी आपको आया होगा। तो अगर पसंद आए तो एक जरूर लाइक कर दे, इससे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, इसी तरह बैक टू बैक में वीडियो लेके आऊंगा, और आपको एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने की गारंटी रहेगा मेरा। थैंक यू दोस्तों।